हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सॉलिड स्टेट के लेक्चर नंबर 2 में। और दोस्तों मुझे ये बताते हुए बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारे जो लेक्चर्स हैं वो कम कर दिए गए हैं सॉलिड स्टेट के। मतलब जब मैंने प्लानर थोड़ा सा बनाया था पहले तो मुझे लगा था यार टाइम लग जाएगा, लेकिन अब जब मैंने रिवाइज्ड प्लानर बनाया तो मैंने ऐसा पाया है कि यार 4 से 5 लेक्चर इनफ है। मतलब एक लेक्चर हो चुका है, 3 और लेक्चर आएंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। कैसे पता है? आज तो मैं आप लोगों को सब कुछ बता दूंगा यूनिट सेल के टाइप्स के बारे में, और फिर अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा पैकिंग के बारे में और वॉइड्स के बारे में, और पैकिंग वॉइड्स और डेंसिटी वगैरह के बारे में, ठीक है। और उनके बेसिस पे 2-3 न्यूमेरिकल। तो वॉइड्स तो बहुत ही ज़्यादा छिंदी, उसके ऊपर न्यूमेरिकल आते नहीं है जनरली, ठीक है। न्यूमेरिकल जिन पे आते हैं वो थोड़ा सा पार्ट आ जाएगा, और डेंसिटी वाला पार्ट है तो डेंसिटी वाला पार्ट भी। तो 3 लेक्चर में ये सब खत्म हो गया। चौथे लेक्चर में मैं आपको डिफेक्ट्स बताऊंगा, और डिफेक्ट बताने के बाद मैं आपको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ बता दूंगा, दैट्स इट। तो 4 लेक्चर में सॉलिड स्टेट खत्म। तो आई होप आप लोगों को खुशी हो रही होगी। ओनली एंड ओनली चैनल इन महाराष्ट्र बोर्ड विच कैन टीच ईच एंड एवरी चैप्टर इन मिनिमम टाइम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग सॉलिड स्टेट में आज क्या पढ़ना है हमें। आज हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ब्रेविस लैटिसेस और क्यूब के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। फिर हर एक यूनिट सेल के बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे और लेक्चर को स्टॉप कर देंगे, ठीक है। शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल से। यूनिट सेल देखो मेनली 2 टाइप का होता है, एक सिंपल प्रिमिटिव और एक होता है सेंटर्ड, ठीक है। एक होता है सिंपल जो कि प्रिमिटिव है, मतलब सबसे ज़्यादा ट्रेडिशनल है, सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है, और दूसरा है सेंटर्ड। ये तो अभी नया आया है सेंटर्ड वाला, ठीक है। प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन सा होता है? इसकी खासियत ये होती है कि इसका एक एटम होता है हर एक कॉर्नर पे, 1 एटम एट ईच कॉर्नर, ठीक है। क्यूब मतलब यूनिट सेल बेसिकली। तो यूनिट सेल के हर एक कॉर्नर पे एक एटम होता है। अगर मैं आपके सामने एक क्यूब रखूं, ठीक है, मैं आपके सामने एक क्यूब चला रहा हूं यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस क्यूब के पास 8 कॉर्नर्स हैं, ठीक है। एक यहाँ पे, एक आगे, एक इस तरफ, एक इस तरफ, 4 कॉर्नर्स है ऊपर, वैसे ही 4 कॉर्नर्स है नीचे। ये सब भी इंक्लूड हो गए, लेफ्ट राइट वाले इंक्लूड हो गए अप एंड डाउन के साथ। तो 8 कॉर्नर्स होते हैं। फेसेस कितने होते हैं जरा काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल 6 फेसेस होते हैं क्यूब के, ठीक है। एजेस कितनी होती है? एजेस काउंट करो। तो अगर आप एजेस जोड़ोगे इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, तो वो 12 एजेस होती हैं। बॉडी सेंटर्स कितने होते हैं क्यूब का? सेंटर तो एक ही होता है, तो बॉडी सेंटर 1, ठीक है। फेस डायगनल्स अगर आप बनाओगे तो 6 फेसेस होते हैं, हर एक फेस पे 2-2 डायगनल बनेगा, तो 12 फेस डायगनल्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको याद क्या क्या रखना है? कॉर्नर्स याद कर लो, 8 कॉर्नर्स होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, याद कर लो, और बॉडी सेंटर 1, बाकी सब तो चिंदी है, ठीक है, और कुछ खास है नहीं। सेंटर्ड में देखो 3 टाइप है आगे चल के। एक है बॉडी सेंटर्ड, एक है फेस सेंटर्ड, और एक होता है एंड सेंटर्ड, ठीक है, एंड सेंटर्ड। तो ये टाइप्स ऑफ यूनिट सेल है बेसिकली, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें हर एक एटम तो होता ही है कॉर्नर पे, 1 एटम एट ईच कॉर्नर प्लस 1 एटम एट बॉडी सेंटर। मतलब बॉडी सेंटर पर भी एक एटम होता है, साथ ही में एक एटम हर एक कॉर्नर पर भी होता है, ठीक है, ठीक है। फेस सेंटर्ड में क्या होता है? एक एटम हर एक फेज पर होता है, ठीक है। ईच कॉर्नर पर तो होगा ही, यूजुअली कैसा होता है, हर एक कॉर्नर पे एक एटम होता है, तो वो तो होगा ही, 1 एटम एट ईच कॉर्नर प्लस 1 एटम एट ईच फेस सेंटर, ठीक है। एक एटम हर एक कॉर्नर पे भी होगा और एक एटम हर एक फेस सेंटर पर भी होगा। तो स्टडी करेंगे हम लोग, लाइन से स्टडी करेंगे, टेंशन मत लो। एंड सेंटर्ड में क्या होता है? किसी भी 2 अपोजिट फेस पे एक एटम होता है, 1 एटम एट एनी 2 अपोजिट फेसेस, और एक एटम हर एक कॉर्नर पर तो फिक्स ही है, ठीक है। 1 एटम एट ईच कॉर्नर प्लस 1 एटम एट एनी 2 अपोजिट फेसेस। क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो यूनिट सेल 2 टाइप के होते हैं मेनली, एक होता है सिंपल यूनिट सेल दैट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल, दूसरा होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल में कहीं पर भी जो
एटम होता है वो नहीं होता, सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर पे होता है। तो 8 कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर पे एटम का कुछ कुछ पार्ट होता है ना। मतलब यूनिट सेल पे तो कुछ ही पार्ट आएगा, टोटली वो बैठा रहता है कॉर्नर पे। तो जब वो कॉर्नर पे बैठा हुआ है तो पूरा पार्ट थोड़ी आएगा, कुछ पार्ट आएगा ना। तो 1 एटम एट ईच कॉर्नर ऑफ क्यूब, ये होता है हम लोगों का सिंपल। बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर और एंड सेंटर्ड में भी हर एक कॉर्नर पे एटम तो होता ही है, लेकिन बॉडी सेंटर्ड है तो बॉडी सेंटर पर एक एटम, फेस सेंटर है तो फेस सेंटर पर एक एटम। एंड सेंटर का मतलब क्या है कि दो फेसेस के, अपोजिट फेसेस के किसी भी एक फेस पर एटम आएगा, 2 में से सिर्फ एक पर आएगा। तो 6 फेसेस में से सिर्फ 3 पर आएगा। ऐसा होता है एंड सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड। क्लियर हुआ? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? अब इन्हीं एटम्स के बारे में हमें डिटेल्ड स्टडी करनी होगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ब्रेविस लैटिसेस क्या होते हैं वो बता देता हूँ। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। समझ में आ गया? नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए अभी हम लोग देखते हैं ब्रेविस लैटिसेस क्या होती हैं। ठीक है, तो जो मैंने आप लोगों को क्रिस्टलोग्राफिक साइड्स और क्रिस्टलोग्राफिक एंगल्स बताए थे, उनका आप अगर अलग अलग कॉम्बिनेशन लोगे तो आपको 7 टाइप के सॉलिड्स मिलेंगे। ठीक है, उन 7 सॉलिड्स में एटम जो है वो 4 वेज में अरेंज किए जा सकते हैं। 4 वेज में मतलब कॉर्नर पे रख दो, फेस पे रख दो, मतलब बॉडी सेंटर एंड सेंटर ऐसा। ठीक है, ऐसे 4 वेज में आप अरेंज कर सकते हो, मतलब 28 टाइप के लैटिसेस आप हासिल कर सकते हो। लेकिन उन 28 में से 14 लैटिसेस ही पाई जाती हैं, और उन 14 लैटिसेस को हम क्या बोलते हैं? ब्रेविस लैटिस बोलते हैं। ठीक है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, लिख देता हूँ। टेकिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस of A, B, C, alpha, beta, gamma, total 7 solids are found. ठीक है, in each solid atoms can be placed in 4 ways. 4 तरीके से आप लोग एटम्स को प्लेस कर सकते हो हर एक सॉलिड में। ठीक है, hence 28 arrangements can be formed. ठीक है, 28 अरेंजमेंट बन सकती है। अब देखो अरेंजमेंट मतलब क्या? मतलब ये 7 सॉलिड है ना, जैसे मेरे पास एक क्यूबिक सॉलिड है, मान लो मेरे पास एक क्यूबिक सॉलिड है। अब इस क्यूबिक सॉलिड में मैं एटम्स को ऐसे रखूं कि ये बॉडी सेंटर्ड बन जाए, ऐसे रखूं कि फेस सेंटर्ड बन जाए, ऐसे रखूं कि एंड सेंटर्ड बन जाए, ऐसे रखूं कि क्या बच गया, सिंपल क्यूबिक बन जाए, प्रिमिटिव, है ना। ऐसे ऐसे मैं रख सकता हूं, लेकिन उनमें से किस तरीके के सॉलिड्स एग्जिस्ट करते हैं और उनमें किस तरीके का अरेंजमेंट पाया जाता है, वो उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो वो कितने हैं? वो सिर्फ 14 है, ओनली 14 लैटिसेस एग्जिस्ट। 28 टाइप की बन सकती है, मैंने माना, ठीक है, लेकिन 14 ही लैटिसेस एग्जिस्ट करती हैं। इसका मतलब बाकी सारी जब बनेंगी तो अनस्टेबल बनेंगी, खत्म हो जाएंगी। ठीक है, और इन्हीं 14 लैटिसेस को, दिस 14 लैटिसेस आर कॉल्ड एज ब्रेविस लैटिस। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेविस लैटिस। तो ब्रेविस, ठीक है। अच्छा, फिर से समझते हैं हम लोग। देखो अल्फा, बीटा, गामा, ए, बी, सी, इनका आप लोग डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन लोगे तो आपको 7 टाइप के सॉलिड सिस्टम्स मिलेंगे। ठीक है, 7 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स आर फाउंड। उसके बाद हर एक सॉलिड में एटम्स 4 तरीके से लगाए जा सकते हैं, मतलब बॉडी सेंटर्ड, सिंपल, एंड सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, इस तरीके से आप लोग लगा सकते हो। तो इसकी मदद से 7 4 या 28 अरेंजमेंट पॉसिबल हैं। और अगर 28 अरेंजमेंट पॉसिबल्स हैं तो क्या सारे अरेंजमेंट एग्जिस्ट करते हैं? नहीं, 14 ही अरेंजमेंट्स एग्जिस्ट करती हैं, 14 ही लैटिसेस एग्जिस्ट करते हैं, और उन 14 लैटिसेस को हम क्या बोलते हैं? ब्रेविस लैटिस। तो वो कौन से 7 सॉलिड्स हैं और उनकी कौन सी 14 ब्रेविस लैटिस है, उसकी स्टडी हम लोग अब करते हैं। और वो क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है, कंपटीशन लेवल पे, सीटी लेवल पे। बोर्ड में तो मोस्टली नहीं पूछता है, एमसीक्यू आता है, एमसीक्यू आया था हमें भी, पता नहीं वो मुझे याद नहीं, क्लासेस के पेपर में आता या बोर्ड के पेपर में आता, बट आया था। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा ही चिंदी था, बट मुझे याद नहीं था। तो आज मैं आप लोगों को ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपको याद रहेगा। समझ गए? हमें 60 सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है जिनमें 14 अरेंजमेंट एग्जिस्ट करती है। क्लियर? चलो देखो, चलिए अभी हम लोग स्टडी करते हैं उन 7 सॉलिड्स के 14 सिस्टम्स के बारे में। ठीक है, क्रिस्टल सिस्टम, relationship between A, B and C, between A, B, C, relationship between alpha, beta, gamma, ठीक है। एंड में आता है टाइप ऑफ यूनिट सेल विच कैन बी फाउंड। सो टाइप ऑफ यूनिट सेल मतलब एंड सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है, कौन सा है।
ठीक है, बहुत ही चिंदी तरीके से बताऊंगा, आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ठीक है, सबसे पहले सॉलिड सिस्टम्स को याद करते हैं। देखो, क्यूबिक, टेट्रागनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागनल, रोम्बोहेड्रल। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 सॉलिड सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, कुछ चीज़ें आपको तुरंत याद कर लेनी है। जैसे ट्राइक्लिनिक ही एक ऐसा है जो सबसे इरेगुलर है, मतलब इसमें ए बी सी के इक्वल नहीं होता, अल्फा बीटा गामा के इक्वल नहीं होता। ठीक है, मतलब ट्राइक्लिनिक ही सबसे इरेगुलर सॉलिड सिस्टम है, इसमें ना ए बी सी के इक्वल होता है ना अल्फा बीटा गामा के इक्वल होता है, और भी एक चीज़, ये 90 के भी इक्वल नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद मोनोक्लिनिक में भी ए बी सी के इक्वल नहीं होता है, ऑर्थोरोम्बिक में भी ए बी सी के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, अब देखो टेट्रागनल, हेक्सागनल बोलने में सेम लग रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब इनमें जो ए बी के इक्वल होगा और बी सी के इक्वल नहीं होगा, ए बी के इक्वल होगा, बी सी के इक्वल नहीं होगा, बोलने में सेम लग रहे हैं ना, तो इनका रिलेशनशिप जो है ए बी सी के साथ वो भी सेम होगा। अब जो क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल बच गए तो इसमें सब सेम होगा, सो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा, इसमें भी ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा रोम्बोहेड्रल में। ठीक, एंगल्स की बात करें तो क्यूबिक में सारे एंगल सेम होंगे, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, आपको कुछ भी रहने दो। ठीक है, अल्फा बीटा गामा आपस में इक्वल ही रहेंगे और 90 डिग्री भी रहेंगे। टेट्रागनल में भी अल्फा बीटा गामा इक्वल होंगे और 90 डिग्री रहेंगे। ऑर्थोरोम्बिक में भी अल्फा बीटा गामा इक्वल रहेंगे और 90 डिग्री हो, ये भी ज़रूरी है। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक भी सेम, मतलब शुरू से 3 में लगातार सब कुछ सेम कर दो। ठीक है, फिर इसमें अल्फा बीटा इक्वल होगा, बट जो गामा होगा वो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ठीक है, फिर एक बात याद रखना, हेक्सागनल ही एक ऐसा है जिसमें जो गामा है वो 120 डिग्री होता है, तो बाकी बचा हुआ अल्फा बीटा 90 डिग्री हो गया। ठीक है, और रोम्बोहेड्रल में भी अल्फा बीटा के इक्वल होगा, बीटा गामा के इक्वल होगा, बट ये 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अल्फा बीटा के इक्वल होगा, बीटा गामा के इक्वल होगा, बट ये सब 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे। मतलब इक्वल हो सकते हैं आपस में, 87 87 87 हो सकता है, 91 91 91 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं होगा इनका आपस में। ठीक है, अब देखो याद कैसे करना है। सबसे पहले एक ट्रिक लगानी है, क्यूट अवर मदर, हम लोगों के सर बताते थे, क्यूट अवर मदर। ठीक है, इतना लगा दिया। इसके बाद मोनोक्लिनिक लिखा तो याद आएगा ट्राइक्लिनिक, टेट्रागनल लिखा तो आएगा हेक्सागनल। फिर आपको याद करना है यार सातवां कौन सा है, तो सातवां है रोम्बोहेड्रल। वैसे सर हमें ऐसे लिखाते थे, क्यूट अवर, ठीक है, अवर के बाद मदर लिखते समय MTHR, सही तो है, क्यूट अवर मदर, सही तो लिखा है मैंने यार, सॉरी सही लिखा है। देखो क्यूट अवर मदर, मदर में स्पेलिंग क्या है, MTHR मदर, है ना, तो M मोनोक्लिनिक, T ट्राइक्लिनिक, H हेक्सागनल, R रोम्बोहेड्रल। ठीक है, सुनील सर का ट्री गई है, तो वो अभी IIT बॉम्बे से एमटेक कर रहे हैं। हम लोग को मतलब मुंबई में उन्होंने ही पढ़ाया था केमिस्ट्री, ऑनलाइन पढ़ाया था। ठीक है, तो अभी तो मतलब कांटेक्ट में है सर, तो उनका भी एक चैनल है। ठीक है, प्रमोशन का नहीं कर रहा हूँ मैं, नाम बता रहा हूँ बस चैनल का। ओके, तो क्यूबिक, टेट्रागनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागनल और रोम्बोहेड्रल। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ये याद करना है कि टेट्रागनल हेक्सागनल सेम है, तो ए बी के इक्वल होगा, बी सी के इक्वल नहीं होगा दोनों केस में। ठीक है, अच्छा, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, तीनों ही केस में तीनों निठल्ले हैं, कोई सेम नहीं है। बचा कौन, क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल, तीनों सेम, खत्म। एंगल्स पे आए, एंगल्स में थोड़ी दुविधा होती है। सबसे पहले ये याद कर लो कि हेक्सागनल में गामा 120 डिग्री होता है, बात खत्म। ट्राइक्लिनिक में कोई किसी के इक्वल नहीं होता। शुरू के 3 में सबको इक्वल दिखा दो, शुरू के 3 में सबको इक्वल दिखा दो, और फिर बचे हुए 2 नहीं भी याद करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो वहां पे आपको क्रिस्टलोग्राफिक एंगल और क्रिस्टलोग्राफिक साइड दे के पूछेगा कि बताओ कौन सा क्रिस्टल लैटिस है। ठीक है, पूछ सकता है ऐसा। अच्छा, अब टाइप ऑफ यूनिट सेल की बात करते हैं। तो क्यूबिक में सिंपल क्यूबिक पाया जाता है, बॉडी सेंटर्ड पाया जाता है और फेस सेंटर्ड पाया जाता है। ठीक है, मोनोसेक एक दवा का नाम होता है, मोनोसेक, तो मोनो के केस में सिंपल पाया जाता है और एंड सेंटर्ड पाया जाता है, बाकी सारे केस में सिर्फ सिंपल 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 पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, ऑर्थोरोम्बिक ही एक ऐसा है जिसमें सारे टाइप्स के लैटिस पाए जाते हैं, मतलब सिंपल भी, बॉडी सेंटर्ड भी, फेस सेंटर्ड भी और एंड सेंटर्ड भी। ठीक है, बचा कौन, टेट्रागनल, तो इसमें सिर्फ सिंपल और बॉडी सेंटर्ड पाया जाता है। गिनो 14 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14।
कैसे याद करोगे इसको? सबसे पहले मोनोसेक याद कर लिया तो एस और ईसी उसमें आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि भाई कौन सा ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें मैक्सिमम टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पाए जाते हैं, तो वो है ऑर्थोरोम्बिक, जिसमें चारों पाए जाते हैं, ठीक है, एस बी सी एफ सी ई सी, ठीक है। उसके बाद टेट्रागोनल हो गया तो उसमें सिंपल है, बॉडी सेंटर्ड है, और क्यूबिक हो गया तो उसमें सिंपल है, बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है, और बाकी सब में सिर्फ सिंपल 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 है। क्लियर? तो ये छोटी मोटी ट्रिक लगा के आप लोग याद कर सकते हो। इसको याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कब कहाँ पे एमसीक्यू आ जाए आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अभी हम लोग ज्योमेट्री ऑफ क्यूब देखते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन देखते हैं, और उसके बाद हम लोग स्टडी करना शुरू करते हैं एक एक यूनिट सेल को, ठीक है। बस जानकारी के लिए, इसको आपको स्टडी नहीं करना है, एटलीस्ट बोर्ड लेवल पे तो नहीं करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यूनिट सेल की जानकारी हम लोग ले ही चुके हैं कितने टाइप के होते हैं। अभी हम लोग कंट्रीब्यूशन देखेंगे क्यूब में, ताकि हम लोग जेड जो हम लोग निकाल रहे थे पैकेजिंग एफिशिएंसी वगैरह, उसके लिए हेल्प होगा, है ना। वो सब निकालेंगे हर एक टाइप के यूनिट सेल के लिए, और फिर उसका लेक्चर स्टॉप करेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो मैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल दोबारा से आपको बता देता हूँ, मुझे लगता है आप भूल गए होंगे, ठीक है। तो मैं लाइन से एक सिरे से सब कुछ बता रहा हूँ। अब देखो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल मैंने बताया, एक सिंपल प्रिमिटिव होता है, एक होता है सिंपल प्रिमिटिव, मतलब सबसे पहले पाए जाने वाला, सबसे पहले यही चलता था। फिर आ गए सेंटर्ड। सिंपल प्रिमिटिव में क्या होता है, वन एटम एट ईच कॉर्नर, हर एक कॉर्नर पे एक एटम होता है, ठीक है। आप बोल रहे हो कि मैं छोटा छोटा क्यों लिख रहा हूँ, बहुत कुछ दिखाना है अभी आपको, है ना। ओके, सेंटर्ड वाले में भी तीन टाइप है आगे चल के। पहला टाइप है बॉडी सेंटर्ड, अगला है फेस सेंटर्ड, लास्ट वन है एंड सेंटर्ड, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड, वन एटम एट ईच कॉर्नर, क्योंकि सब में ये चीज़ कॉमन है तो मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। और बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा, वन एटम एट बॉडी सेंटर, ठीक है। इसमें क्या होगा, वन एटम एट ईच फेस सेंटर, ठीक है। इसमें क्या होगा, वन एटम एट एनी टू अपोजिट फेसेस। क्लियर? याद आया? चलो रिवीजन हो गया थोड़ा सा। अच्छा, अभी हम लोग देखते हैं ज्योमेट्री ऑफ क्यूब, ज्योमेट्री ऑफ क्यूब, ठीक है। क्यूब की ज्योमेट्री क्या होती है, कॉर्नर्स कितने होते हैं क्यूब में? क्यूब में कॉर्नर्स होते हैं 8, फेसेस कितने होते हैं क्यूब में? 6, फेस डायगोनल कितने होते हैं क्यूब में? 12, एजेस कितनी होती हैं क्यूब में? ठीक है, एजेस कितनी होती हैं? 12, फेसेस कितने हो गया, फेस डायगोनल हो गया एजेस। बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर कितना होता है? 1 होता है ऑब्वियसली, तो बॉडी सेंटर्स कितने होते हैं? 1, ठीक है। 8 कॉर्नर्स, 6 फेसेस, 12 फेस डायगोनल, 12 एजेस और एक बॉडी सेंटर होता है क्यूब में। मैं यहाँ पे एक क्यूब चला देता हूँ आपके लिए, तो आप उसमें इमेजिन कर पाओगे। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें 8 कॉर्नर्स हैं। क्लियर? 8 कॉर्नर्स आपको दिख रहे होंगे, ऊपर 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 ऊपर। कॉर्नर मतलब समझते हो ना यार, आई होप समझते हो, है ना। मेरे पास कुछ है नहीं यार इस समय, चलो खैर जो भी है, ठीक है। बुक ही देख लो, लाइट चली जाएगी बुक उठाऊंगा तो। एक्चुअली जो पेज है वो रिफ्लेक्टिंग है, तो मैं जैसे ही बुक उठाऊंगा लाइट गायब हो जाएगी समझ रहे हो, पेज का रिफ्लेक्शन जो है उसके कारण यहाँ पे उजाला है, तो इसकी वजह से मेरी जो लाइटिंग है वो प्रॉपर है। खैर जो भी है छोड़ो। तो कॉर्नर्स 8 होते हैं, फेसेस 6 होते हैं। अगर आपके पास रूबिक्स क्यूब हो तो उसे निकाल के आप देख सकते हो। फेस पे डायगोनल्स बनाओगे 12 बनेंगे, एजेस आप ध्यान से देखोगे तो 12 बनेंगी, और बॉडी सेंटर से 1 होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स। मतलब जैसे कोई पार्टिकल कॉर्नर पे बैठा है तो उसका कितना पार्ट उस कॉर्नर पे कंट्रीब्यूट कर रहा है, उस यूनिट सेल में उसका कितना पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है वो, ठीक है। मतलब कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल। समझ नहीं पाया मैंने क्या बोला? मैंने बोला जैसे सपोज एक पार्टिकल एक कॉर्नर पे बैठा है, तो उसके कॉर्नर पे बैठने से एक यूनिट सेल में उसका कितना पार्ट उस कॉर्नर के अंदर है, उसकी यूनिट सेल के अंदर है, वो होता है कंट्रीब्यूशन। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी केसेस आएंगे हमारे सामने कि भाई 2 यूनिट सेल दो एटम्स बैठे हैं कॉर्नर पे, 4 एटम बैठे हैं फेसेस पे, तो मुझे बताओ ये कितना होगा, है ना। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, जेईई में बहुत आते हैं, तो ध्यान रखना। अच्छा, पहला आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम। कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम होता है 1/8, ठीक है।
मतलब अगर कोई एक एटम जो है वो यूनिट सेल के कॉर्नर पे बैठा है तो उसका 1/8 पार्ट उसके अंदर है। कॉर्नर कितने होते हैं यूनिट सेल में? 8। तो अगर 8 कॉर्नर पे एक एक एटम बैठा है तो उस यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स होंगे? 1/8 × 8। समझ गए? अच्छा, कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस सेंटर एटम। फेस सेंटर पे अगर कोई एटम बैठा है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? उसका कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा होगा क्योंकि फेस पर बैठा है, तो उसका कंट्रीब्यूशन होगा आधा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी सेंटर एटम। मतलब कोई एटम है जो कि यूनिट सेल के सेंटर में जाके बैठ गया है, तो ऑब्वियसली उसका कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 1 का आ जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा अंदर चला गया ना वो सेंटर में, तो इसीलिए उसका कंट्रीब्यूशन आएगा 1 का। ठीक है, अब कंट्रीब्यूशन ऑफ एज सेंटर बता दो। कंट्रीब्यूशन ऑफ एज सेंटर आएगा 1/4 का। एज सेंटर वाला लोग भूल जाते हैं, बाकी ये तीनों तो आराम से याद हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कंट्रीब्यूशन। तो जैसे इसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए, फिर मैं समझाता हूँ कि आखिर इनका यूज क्या है। चलिए, तो अभी मैंने थोड़ा सा अंधेरा कर रखा है, यहाँ पे थोड़ा कम गोरा दिखूंगा, बट इसको अच्छे से दिखाऊंगा। क्वेश्चन देखो कैसा आएगा। क्वेश्चन आएगा फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला इफ ए इज प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर एंड बी इज प्रेजेंट एट ईच फेस सेंटर। ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मतलब ए जो है वो हर एक फेस सेंटर पे प्रेजेंट है, और जो ए जो है वो हर एक कॉर्नर पे प्रेजेंट है, और जो बी है वो हर एक फेस सेंटर पे प्रेजेंट है। तो इसको कैसे फाइंड करते हैं पता है? देखो, कॉर्नर कितने होते हैं? 8, और ये कहां कहां प्रेजेंट है? 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट है। तो इसका मतलब जो ए का कंट्रीब्यूशन है वो कितना होगा? वो होगा 1/8 × 8, क्योंकि 8 कॉर्नर पे वो बैठा है, और जहां जहां वो बैठा है वहां वहां वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है यूनिट सेल में? 1/8। तो इसका मतलब ए का आ गया 1। ठीक है, अब बी कहां प्रेजेंट है? हर एक फेस सेंटर पे। कितने फेस सेंटर होते हैं? 6, और हर एक फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2। तो बी जो है वो 6 जगह पर बैठा है और 6 जगह से आधे का कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो बी का कितना आएगा? 1/2 × 6, मतलब बी का आएगा 3। तो इसका फॉर्मूला आएगा A1B3, मतलब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा AB3। समझ में आया? A1B3 दैट इज AB3। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देख लो। फाइंड फॉर्मूला इफ ए इज प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर। ठीक है, ए जो है वो हर एक कॉर्नर पे प्रेजेंट है। कितने कॉर्नर होते हैं? 8। हर एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना? 1/8, तो ये आ गया 1। बी इज प्रेजेंट एट ईच एज। ठीक है, एजेस कितनी होती है? 12। हर एक एज का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/4, तो 12 × 1/4, तो ये कितना आ गया? 3। ठीक है, अच्छा, सी कहां पर बैठा है? फेस सेंटर पे। कितने फेस सेंटर होते हैं? 6। कंट्रीब्यूशन कितना? 1/2, तो सी के लिए क्या आएगा? 1/2 × 6, तो ये आ गया 3। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? AB3C3, A1B3C3। ऐसे बनाते हैं हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो इसका यूज कहाँ आएगा वो समझ गए? यहाँ नहीं आएगा बाबू, इसका यूज आएगा न्यूमेरिकल पैकेजिंग एफिशिएंसी निकालने में, जो हम लोग अभी करने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको अच्छे से बना लो। अब मैं थोड़ा सा गोरा हो जाता हूँ, ठीक है, तो इसको अच्छे से बना लो, अच्छे से इसको नोट कर लो, और इसके बाद जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो बताता हूँ अब मैं क्या बताने चाहता हूँ। ठीक है, चलिए, तो अभी हम लोग एक एक यूनिट सेल का एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सबसे प्रिमिटिव का एनालिसिस करते हैं, एंड सेंटर का एनालिसिस छोड़ के हम लोग सबका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो पहला सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसकी अरेंजमेंट कैसी होती है? इसकी अरेंजमेंट में हमें क्या मिलता है? इसके अरेंजमेंट में मिलता है हमें एक क्यूब। जो यूनिट सेल मिलता है वो हमें मिलता है एक क्यूब के फॉर्म में। ठीक है, तो इसकी अरेंजमेंट कुछ ऐसी होती है। करना क्या है आपको पता है ना? क्या मतलब सिर्फ मुझे ही करना है? तुम चुपचाप बैठ के वहां पे देख रहे हो। बुक निकाल लो आलसियों, बुक निकाल लो। ऐसे बता रहा हूँ जैसे अंत नज़दीक है, बोर्ड नज़दीक है, बुक निकाल लो। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर एक और लेयर रख दिया जाए, इसके ऊपर एक और लेयर रख दिया जाए, और उसके बाद उसमें से एक यूनिट सेल निकाला जाए, तो जो यूनिट सेल निकलेगा वो क्या निकलेगा? एक क्यूब निकलेगा। ठीक है, तो जो यूनिट सेल निकलेगा वो निकलेगा एक क्यूब। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक क्यूब बना दिया। ठीक है, और ये बना दिया मैंने एक क्यूब। ओके, अब देखो सिंपल और क्यूबिक यूनिट सेल में होता क्या है? 3 साइड्स होती हैं। क्या वो तीनों साइड्स इक्वल होती हैं? कुछ कह नहीं सकते। वैसे सिंपल क्यूबिक जो हमने देखा था उसमें मतलब क्यूबिक यूनिट सेल में A B C के बराबर था, अल्फा बीटा गामा के बराबर था।
ठीक है। अच्छा, इसमें जो हम लोग ए के साथ ट्रीट करेंगे, जो ए होगा वो हमारा होगा एज लेंथ, मतलब इसके एज का लेंथ कितना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग सिर्फ ए की बात करेंगे। तो इसमें आप लोग ध्यान से देखो, तो एज का लेंथ कितना है, जब आप लोगों ने क्यूब निकाला होगा तो वो कहीं यहां से निकला होगा, क्यूब जो आपने निकाला होगा वो कहीं यहां से निकला होगा। तो ऑब्वियसली यहां से आपको जो दिख रहा है एज लेंथ जो है वो 2r के इक्वल है ना। बेसिकली आपने 4 सर्कल बाहर निकाला, ठीक है, ये आपने निकाला 4 सर्कल बाहर, तो ये 4 सर्कल में जो एज लेंथ है वो है ये, ठीक है। एक इसके इक्वल है, ए इक्वल है 2r के। ओके, अब जरा मुझे बताओ इसमें z कितना होगा। z कैसे निकालेंगे हम लोग। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, z मतलब नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल, लास्ट लेक्चर याद है ना। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एक एटम होता है हर एक कॉर्नर पे, और कितने कॉर्नर होते हैं, 8। तो 8 × 1/8, मतलब इसका जो z है वो 1 आता है। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच यूनिट सेल इज 1। क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ पैकिंग एफिशिएंसी से पहले, हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका बताओ, बताओ 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 जल्दी बताओ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ये एक सर्कल है इसको साइड साइड से 2, ठीक है, 3, 4 लोगों ने घेर रखा है। देखो ध्यान से देखो, मेरी बात ध्यान से देखना, वरना इमेजिन नहीं होगा, इमेजिन करना है। यहाँ पे ये जो आपका एक सर्कल है, इसके आगे एक है, इसके साइड में एक है, इसके पीछे एक है, और इसके इस साइड में एक है। क्या इसके एक ऊपर भी होगा, होगा। क्या इसके एक आगे भी होगा, होगा। इसके एक आगे होगा और एक पीछे होगा, ठीक है, मतलब एक ऊपर होगा और एक आगे होगा। समझ लो मैं एक यूनिट सेल हूँ, ठीक है। तो मेरे आगे एक सर्कल है, मेरे इधर एक सर्कल है, मेरे इधर एक सर्कल है, और मेरे पीछे एक सर्कल है। एक सर्कल मेरे ऊपर होगा और एक सर्कल मेरे मुंह पे होगा। क्यों? क्योंकि 3D अरेंजमेंट है भाई। ये अरेंजमेंट सिर्फ ऐसे नहीं है, ये अरेंजमेंट ऐसे है, जेड एक्सिस में भी है, ठीक है। मतलब अरेंजमेंट सिर्फ सीधे लाइन में नहीं चल रही है, ऐसे भी चल रही है, तो ऐसे भी जा रही है, ऐसे भी जा रही है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको दिखेगा कि आजू बाजू से तो 4 लोगों ने कवर कर रखा है, लेकिन एक ऊपर भी है और एक नीचे भी है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 6। समझ में आया, फील हुआ। तो ये होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आपकी टेक्स्ट बुक में मुझे पता नहीं उनको क्या बुखार सवार था कि उन्होंने जो पैकेजिंग एफिशिएंसी निकाली है वो अलग से निकाली है, बट हम जैसे जैसे एक एक यूनिट सेल का एनालिसिस करेंगे वैसे वैसे उसकी पैकेजिंग एफिशिएंसी वगैरह निकालते चलेंगे, तो बुरा मत मानना, ठीक है। चलो देखो, तो हम लोग निकालते हैं इसकी पैकेजिंग एफिशिएंसी। तो पैकेजिंग एफिशिएंसी के लिए आप लोगों को बहुत सारे स्टेप्स दिए हुए हैं, रेडियस ऑफ स्फीयर, फिर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, फिर वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, 1 पार्टिकल, फिर टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, फिर पैकेजिंग एफिशिएंसी निकालिए, ठीक है। बट हम लोग आराम आराम से करेंगे, वैसा स्टेप वाइज नहीं करेंगे, नॉर्मली करेंगे। देखो हम लोग ऐसे करेंगे, पहले हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ स्फीयर। क्या रिलेशनशिप है दोनों के बीच में? दोनों के बीच में रिलेशनशिप है a = 2r की, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अभी हम लोग निकालेंगे कितने पार्टिकल्स हैं उसके अंदर, ठीक है। पहले हम लोग निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना आएगा? यूनिट सेल क्या है? क्यूबिक है। तो अगर वॉल्यूम यूनिट सेल जो है वो क्यूबिक है तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है a क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो a क्यूब होता है, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ 1 एटम निकालेंगे हम लोग, ठीक है। और टोटल 1 एटम ही है तो इसमें तो इससे ज़्यादा निकालना नहीं होगा। तो वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, ठीक है, या फिर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 पार्टिकल। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 पार्टिकल क्या आएगा बताओ? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, बोलेगा फाइंड द पैकिंग फ्रैक्शन या फिर पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो आप लोगों को ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाना होगा। सबसे पहले आपको लिखना होगा कि सपोज आप मान सकते हो ऐसे अरेंजमेंट बना दो, फिर यहाँ पे लिख दो देयर विल बी क्यूबिक यूनिट सेल एंड द रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस इज a = 2r, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच यूनिट सेल इज 1। ऐसा लिखने के बाद फिर यहाँ जाओ, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल लिखा है a क्यूब, चाहिए तो a क्यूब में आप लोग 2r डाल दो, तो 2r का क्यूब, तो ये आ गया 8r क्यूब। समझिए ना, 2 का क्यूब 8, r का क्यूब r क्यूब। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 पार्टिकल कैसा आएगा बताओ? एक पार्टिकल जो है वो सर्क्यूलर है। पार्टिकल कैसा है? सर्क्यूलर है। तो ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? यार अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है वॉल्यूम कैसे ऑक्यूपाई करेगा एक सर्कल, बिल्कुल कर सकता है। सर्कल थोड़ी है ये क्या है? स्फीयर है। कंफ्यूजन आ रहा था ना तुम्हें? तुरंत पकड़ लेता हूं मैं। ये एक स्फीयर है,
तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम एक पार्टिकल ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। सो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स, टोटल वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेंगे पार्टिकल्स, 4/3 पाई आर क्यूब। अब आपकी मर्जी है, इस आर की जगह आप ए कर सकते हो, ऐसा नहीं करना है, आपको ए की जगह आर करना है, आर की जगह ए नहीं करना है, ठीक है। देयरफॉर पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू सेंचुरी। तो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है, 8 आर क्यूब इंटू 100, आर क्यूब से आर क्यूब खत्म, 4 2 जा गया तो 3/2 पाई इंटू 100, ठीक है। तो ये आता है 3 पाई बाय, अरे कुछ गलती की क्या मैंने, हाँ ये 3 2 जा 6 हो जाएगा ना, वही मैं बोल रहा हूँ यार। देखो ये 3 इसके नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा पाई/6 इंटू 100। तो बेसिकली इसकी जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो आती है पाई/6, ठीक है। इसका पैकिंग फ्रैक्शन आता है पाई/6, बट इस पैकिंग फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आती है पैकिंग एफिशिएंसी। तो 3.14 इंटू 100 314 हो जाएगा, और 314 को जैसे ही आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 52%। तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन होता है 52%, पैकिंग एफिशिएंसी होती है इसकी 52%, ठीक है। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे आप पाई की वैल्यू रखना, फिर एंटी लॉग लेना, फिर पूरा करके उसके बाद छोड़ देना, ठीक है। ऐसे करना एग्जाम में, मैंने तो नॉर्मली कर दिया। तो हमने स्टडी कर दी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। हमने ये जान लिया कि इफेक्टिव पार्टिकल इसके अंदर 1 होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, इसका पैकिंग फ्रैक्शन 52% होता है, और अगर पाई के टर्म्स में कभी पूछ सकता है, ध्यान रखना पाई/6 होता है, ए और आर के बीच में रिलेशन इक्वल टू 2r होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बॉडी सेंटर्ड। चलिए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूब के बारे में, ठीक है। इसको हम लोग BCC नाम से भी बुलाएंगे, तो चिढ़ना मत, नाराज मत होना, ठीक है। दूसरा इसकी पूरी की पूरी एनालिसिस करते हैं। जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होता है, इसकी क्या खासियत होती है कि भाई इसमें भी सारे एटम्स पे सारे कॉर्नर पे एक एक एटम है, साथ ही में एक एटम इन्होंने बोनस के तौर पे दे दिया है पूरा का पूरा बॉडी सेंटर पे, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका यूनिट सेल देखें तो इसका यूनिट सेल कुछ इस प्रकार का नजर आएगा। मैं बना लेता हूं पहले, उसके बाद बातें करता हूं, ठीक है। तो इस यूनिट सेल में कैसा है, एक पूरा का पूरा एटम तो इनके सेंटर पर ही है, तो भाई एक पूरा का पूरा एटम हमने सेंटर पर रख दिया, ठीक है। यहां से एक एटम है और एक एटम यहां से है, ठीक है। कॉर्नर कॉर्नर पे तो रहेगा ही, ओके। ऐसा मत समझना कि ये बड़ा बना दिया, ये छोटा बना दिया, उससे बड़ा, समझ लो तीनों सेम है, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ करके करना है आपको, नंबरिंग कर लो, अरे नेमिंग कर लो। मान लो ये आपका सेंटर ओ है, ठीक है। ये जो पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट आपका, यही पॉइंट तक मान लो स्फीयर अंदर है, ठीक है। मान लो जो स्फीयर का सेंटर है वो ये है, वो ए हो गया। मान लो ये जो सेंटर है इसका वो, ठीक है। ये जो मान लो इसका सेंटर हो गया बी हो गया, ठीक है। ओके, मैं थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम स्केच कर देता हूँ, वरना आपको प्रॉपर समझ में नहीं आएगा। चलिए, तो मैंने आपकी टेक्स्ट बुक से डायग्राम छाप लिया है, फिर भी अच्छा नहीं बना पाया, बट ठीक है, काम चल जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है, इसमें एक बॉडी सेंटर पर है एटम और कॉर्नर वाले एटम तो रहेंगे ही। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इसका z निकाल लेना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग a का रिलेशन r के साथ, वो तो थोड़ी देर बाद ही देख पाएंगे क्योंकि अभी तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, कोई बता सकता है? कोऑर्डिनेशन नंबर बॉडी सेंटर पर है ये, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, जो बॉडी सेंटर्ड क्यूब्स होते हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8 का, ठीक है। अब ये आप याद कर सकते हो, वरना अगर आपको विजुअलाइज करना है तो फिर आप कैसे समझ सकते हो इसको। हाँ, इसमें जो बॉडी सेंटर पर जो एटम है वो हर एक कॉर्नर एटम से कांटेक्ट में रहता है ना। पिछले बार कैसा था, एक सिर्फ कॉर्नर एटम वही थे, बट अब की बार जो सेंटर पे एटम है वो हर एक कॉर्नर एटम से कांटेक्ट में रहेगा। एक पीछे से यहाँ से कांटेक्ट में, यहाँ से कांटेक्ट में, यहाँ से कांटेक्ट, तो टोटल 8 कॉर्नर्स हैं, तो उनसे कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 8 आ गया, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूब, ठीक है। बाकी इसका डिटेल में आप लोग देखोगे तो वो अलग है थोड़ा, किसी तरह मतलब विजुअलाइज करना पड़ेगा आपको,
तो मैं करा दूंगा, टेंशन मत लो। जब मैं पैकेजिंग बताऊंगा ना तो वहाँ पे आप लोगों को विजुलाइज करा दूंगा। फिलहाल इतना याद रख लो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8 का। अब जरा मुझे इसका Z बता दो, क्योंकि इसमें हर एक कॉर्नर पे एक एक एटम होता ही है, तो मतलब 1/8 × 8 आना फिक्स है। 1/8 क्यों आया? क्योंकि हर एक कॉर्नर एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 का है, प्लस एक एटम पूरा का पूरा बॉडी सेंटर पे होता है, तो एक एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन बॉडी सेंटर पर कितना होता है? 1 का ही होता है। तो ये आ गया Z का वैल्यू, दैट इज 2। ठीक है, Z मतलब जीटा, N की वैल्यू आ गई 2। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल्स कितने हुए? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल कितना हो गया? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल कितना हो गया? वो हो गया 2। अभी हम लोग निकालते हैं इसका A और R के बीच में रिलेशन। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ स्फीयर, इनके बीच का रिलेशन आप लोग जैसे ही फाइंड आउट करोगे, पैकेजिंग एफिशिएंसी निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली आप लोग रिलेशनशिप याद कर लो कितनी होती है, A√3 = 4R होती है नॉर्मली। ठीक है, बट कैलकुलेट करके भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कि आती कैसी है। ठीक है, कैलकुलेट कैसे होगा, देखो हमें क्या निकालना है? एज लेंथ निकालना है। तो ध्यान से देखो, तो एज लेंथ आपका ये वाला पार्ट है, ये ACF वाला, तो आपको बेसिकली AF की लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो ये निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं FDE। ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया हमारा FDE। इन ट्रायंगल FDE हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो FD² = हो जाएगा FE² + ED², क्योंकि ये जो एंगल है यहाँ पे ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल FED जो है वो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम PGT, पाइथागोरस थ्योरम हमने ये लिख दिया। FE की लेंथ कितनी होगी? एज लेंथ के बराबर, मतलब ये भी A² होगा। ED² कितना? वो भी A होगा, तो ये हो गया 2A²। तो ये हो गया हमारा FD² का वैल्यू। FD आ गया हमारे पास। अब आप जरा बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, AFD, ये वाला ट्रायंगल देखो आप लोग ध्यान से। इन ट्रायंगल AFD हम लोग इसमें दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ट्रायंगल AFD में। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आप लोग ध्यान से देखो, तो AF का स्क्वायर = AD का स्क्वायर + FD का स्क्वायर। ठीक है, तो FD जो है, FD वो तो हम लोगों ने निकाल लिया 2A², तो इसकी जगह आ गया 2A²। और जो AD है, ये AD क्या है? बेसिकली एक एज लेंथ है, तो AD की वैल्यू नन अदर देन A² होगी, तो ये आ गया 3A²। तो AF² की वैल्यू आ गई 3², तो AF की वैल्यू आ गई √3A। ठीक है, ये हो गया हमारा AF। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखो तो जो AF है वो क्या है? इस सर्कल का आधा रेडियस R, इस सर्कल का पूरा रेडियस 2R, इस सर्कल का आधा रेडियस R, मतलब बेसिकली इस सर्कल का रेडियस, इस सर्कल का दोनों रेडियस R + 2R + R, तो बेसिकली AF इज नन अदर देन 4R, तो 4R = √3A। इस तरीके से रिलेशन आ जाता है। ठीक है, क्लियर। चलो हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना आता है? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो फिक्स है A³। ठीक है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 पार्टिकल इन यूनिट सेल कितना आएगा? एक पार्टिकल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 4/3 πr³। ठीक है, बड़ा R भी लिख सकते हो, छोटा R भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, बट एक ही R लिखना। तो मैंने यहाँ पे छोटा R यूज कर लिया था, तो मैं वही कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो अब, तो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना हो जाएगा? एक पार्टिकल 4/3 πr³ कर रहा है। कितने पार्टिकल है इस यूनिट सेल में? 2। तो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हो जाएगा 2 × 4/3 πr³, तो ये हो जाएगा 8/3 πr³। ठीक है, अब आप इस R की जगह यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो या फिर A की जगह भी रिप्लेस कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैं बेसिकली R की जगह A की जगह R रिप्लेस करना पसंद करता हूँ। सो देयरफॉर पैकेजिंग एफिशिएंसी क्या आएगी? टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड ऊपर और नीचे टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल कितना है? 8/3 πr³। तो यहाँ पे आ गया 8/3 πr³। नीचे क्या आएगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है A³। तो यहाँ से देखो, अगर मैं A की वैल्यू निकालूँ तो वो आती है 4R/√3, और इसका अगर मैं क्यूब कर दूं तो A का क्यूब आता है 64/3√3 R³। तो A³ की जगह 8/3 πr³ पहले लिख देता हूँ, फिर A³ की जगह आ जाएगा 64 R³/3√3। ठीक है, R³ से R³ खत्म, तो ये हो गया 8/3 π × 3√3/64। 3 से 3 खत्म, 8 8 = 64। तो इसका पैकेजिंग एफिशिएंसी आता है √3 π/8, और इसका पैकेजिंग एफिशिएंसी नॉर्मली अगर आप कैलकुलेट करोगे इसको वैल्यू रख के, तो वैल्यू रख के जो आंसर आता है वो आता है 68% का। ठीक है,
समझ में आ गया कैसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया सब कुछ। पैकेजिंग एफिशिएंसी आती है 68% की, तो आप लोग थोड़ा प्रॉपरली करना, थोड़े और स्टेप्स बढ़ा देना, समझ रहे हो ना कैसे। चलो ठीक है, तो इसी के साथ हमारा हो गया बॉडी सेंटर क्यूब। अभी हम लोग देखते हैं फेस सेंटर्ड क्यूब, ठीक है, आखिरी वाला, और उसका हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी दिखाता हूँ। तो याद रखना सब चीज़ों को, इसका रिलेशन होता है आर और ए का, a√3 = 4r, पैकेजिंग एफिशिएंसी 68%, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8 और z की वैल्यू होती है 2, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूब देखते हैं। चलिए तो अभी हम लोग देखते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें 1 एटम एट ईच कॉर्नर ऑफ क्यूब प्लस each corner of cube as well as 1 atom at each face of the cube, ठीक है। तो इसका जो यूनिट सेल है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है, मैं बना देता हूँ किस प्रकार से दिखता है। तो इसका जो यूनिट सेल होता है वो दिखता है ठीक है, इसका जो यूनिट सेल है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है, ठीक है। तो ठीक है, तो इसमें जो डिस्टेंस है, जो एज लेंथ है, ठीक है, वो ये वाली हो गई, ठीक है। और क्या हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें ये कैलकुलेट करना है ना कि यहाँ पे एज लेंथ कितनी है। बेसिकली ये फेस से हम लोग देख रहे हैं। आप लोग इसको, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं डायगोनल बना रहा हूँ, नहीं, मैं फेस देख रहा हूँ, ठीक है। ये फेस पर रखा हुआ है। चलो छोड़ो, नॉर्मली समझो कि हमें ये लेंथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इस डिस्टेंस का नाम दे देते हैं ए सी और इसका नाम दे देते हैं बी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इन ट्रायंगल ए बी सी, आर और ए का रिलेशन निकाल रहे हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है, ठीक है। सो देयरफॉर जो ए सी स्क्वायर है वो इक्वल आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। ए बी की वैल्यू कितनी है ए, बी सी की वैल्यू कितनी है ए, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा 2a स्क्वायर, तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी √2a, ठीक है। ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू है √2a, ठीक है। अच्छा जरा z की वैल्यू बताओ मुझे, z की वैल्यू क्या आएगी, एक एटम हर एक कॉर्नर पे तो है ही, तो 1/8 ऑफ 8 पार्टिकल्स हो ही गया, प्लस हर एक एटम हर एक फेस पर भी है, तो फेसेस कितने होते हैं 6। फेसेस का कॉन्ट्रीब्यूशन याद करो कितना था 1/2, तो 1/2 इंटू 6, तो 1/8 1 + 3, तो ये z की वैल्यू इसमें होती है 4। कोऑर्डिनेशन नंबर अभी के लिए याद कर दो, मैं टेंशन मत लो, मैं विजुअलाइज कराऊंगा बाद में। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका होता है 12, z होता है 4, और जो r और a के बीच में रिलेशन है वो देखो, ac क्या है बेसिकली, ये देखो r हो गया, ये देखो 2r हो गया, ये देखो r हो गया, तो r + 2r + r ये हो गया 4r, तो 4r = √2a, मतलब a√2 = 4r। ये होता है a और r का इसमें रिलेशन, ठीक। चलो अब पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। चलिए कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 पार्टिकल, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 पार्टिकल, ठीक है। कितना आएगा, एक पार्टिकल ऑक्यूपाई करेगा 4/3 πr³, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना आएगा, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड आएगा, 4 पार्टिकल्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल इज इक्वल्स टू 8, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल इज इक्वल्स टू 4। तो 4 पार्टिकल्स है तो टोटल वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई होगा, 4 × 4/3 πr³, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा 16/3 πr³। अब निकाल दो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आएगा a³, ठीक है। a की जगह आप रख दो 4r/√2 का क्यूब, तो 4r/√2 का जब क्यूब होगा तो ये आएगा 64r³/2√2, ठीक है। सो देयरफॉर पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू 100। तो वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई कर रखा है 16/3 πr³, और टोटल वॉल्यूम कितना है 64/2√2, 64/2√2 r³ इंटू 100, ठीक है। r³ से r³ खत्म, और इसको सीधा कर दो, थोड़ा इसको सीधा कर दो, तो ये आ जाएगा 16/3 इंटू 2√2/64 पाई इंटू 100, ठीक है। सो देखो 16 4 = 64, 2 2 = 4, तो ये आ गया 3 2 = 6, तो √2/6 पाई इंटू 100, ठीक है। इसको रिजॉल्व कर दोगे, पाई को 3.14 रख दो, √2 को 1.414 रख दो, तो फाइनल पैकिंग एफिशिएंसी जो निकल के आएगी वो आएगी 74%, ठीक है।
तो एक और चीज़ कर सकते हैं वैसे। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो पैकिंग फ्रैक्शन है √2 π/6। मैं क्या करता हूँ, 6 को लिख देता हूँ 3 × 2, 3 × 2 या 3 × √2 × √2, ये भी सही है। तो ये √2 से √2 कट गया, तो यह आया π/3√2। तो पैकिंग फ्रैक्शन π/3√2 होता है इसका, ठीक है। और √2 π/6 भी लिख सकते हो आप लोग अगर रेशनलाइज कर दो तो, ठीक है। तो ये होता है पैकिंग एफिशिएंसी, दैट इज 74% का। क्लियर हो गया? आई होप सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी आज के लेक्चर में। अब मैं लास्ट में आप लोगों को समराइज कर देता हूं मैंने क्या क्या पढ़ाया, और उसके बाद हम लोग छुट्टी लेते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम लोग चेकआउट करते हैं समरी। अभी तक हमने जो पढ़ा, हमने पढ़ा हमने पढ़ा सिंपल क्यूबिक बोल रहा था गाइस मैं। हमने पढ़ा BCC, हमने पढ़ा FCC। B पहले आता है इसीलिए B बड़ा है, इसीलिए B के रिलेशनशिप में A√3 आएगा। F बाद में आता है तो F छोटा है तो इसमें A√2 आएगा। क्यूबिक में कुछ छोटा ही सोचना ही नहीं है, A = 2 आ रहा है डायरेक्टली, ठीक है। अच्छा, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है? इसकी है 52%, इसकी है 68%, इसकी है 74%। ब्रैकेट में फ्रैक्शन भी लिख दो। इसका फ्रैक्शन होता है π/6 या 0.52, इसका फ्रैक्शन होता है 0.68 या तो √3 π/8, ठीक है। इसका फ्रैक्शन होता है π/3√2 या तो 0.74। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 8, 12, Z की वैल्यू 1, 2, 4। बस इस टेबल को बना लो और एकदम जहन में अपने बिठा लो इस टेबल को, ठीक है। आपको आराम से सॉलिड स्टेट का मेन पार्ट आ जाएगा। तो आज का लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट था, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था स्पेशली कंपटीशन लेवल के लिए। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे तो अगले लेक्चर में हम सीखेंगे वॉइड्स, हम सीखेंगे डेंसिटी, हम सीखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल निकालने का फॉर्मूला, और हम सीखेंगे अरेंजमेंट्स, ठीक है, पैकिंग सीखेंगे बेसिकली। तो ये 4 टॉपिक्स हैं हमारे अगले लेक्चर के। छोटा लेक्चर होगा वो भी, और फिर उसके अगले लेक्चर में हम लोग डिफेक्ट वगैरह सीख के, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज सीख के सॉलिड स्टेट साफ कर देंगे। तो मात्र 4 लेक्चर में हमारा सॉलिड स्टेट साफ हो गया। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।